नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम सीटेट पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भाषा क्या है? ऑप्शन ए है एक कृत्रिम व्यवस्था है, ऑप्शन बी है नियम द्वारा शासित व्यवस्था है, ऑप्शन सी है एक व्याकरणिक व्यवस्था है, ऑप्शन डी है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें नियम है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियम द्वारा शासित व्यवस्था, क्योंकि जो हमारी भाषा होती है उसमें एक व्याकरण कार्य कर रहा होता है और व्याकरण में जो है क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो भाषा जो है वो नियमों द्वारा शासित व्यवस्था है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा युक्ति कहलाती है। ऑप्शन ए है बहुभाषावाद, ऑप्शन बी है त्रिभाषा सूत्र, यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र है, कार्यालयी भाषा सूत्र, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा त्रिभाषा सूत्र, क्योंकि जो भारत के विद्यालय हैं वहाँ पर क्या होता है कि 3 भाषाओं को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। पहली भाषा हिंदी, दूसरी इंग्लिश और तीसरी क्या होती है, हमारी लोकल लैंग्वेज होती है जो क्षेत्रीय भाषा होती है या मातृभाषा, जो मातृभाषा होती है वो पढ़ाई जाती है। यानी 3 भाषाएं हमें अनिवार्य रूप से वहाँ पढ़ाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है और वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है। वो विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बनती है? ऑप्शन ए है दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अर्जन है, यानी अंग्रेजी भाषा जो वो विद्यालय में पढ़ रही है और मराठी भाषा जो आस पड़ोस से सहपाठियों से सीख रही है, वो दोनों भाषाएं ही क्या है, भाषा अर्जन है। ऑप्शन बी है अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है। अंग्रेजी भाषा का सीखना, ऑप्शन सी हमारा है अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है। ऑप्शन डी है दोनों भाषाएं सीखना ही भाषा अधिगम है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है। देखिए यहाँ पर जो अंग्रेजी भाषा को बच्चा सीख रहा है वो कैसे सीख रहा है, विद्यालय में सीख रहा है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा सीख रहा है वो औपचारिक तरीके से सीख रहा है, यानी नियमबद्ध रूप से और उसको सिखाया जा रहा है। ठीक, और जो मराठी भाषा है वो अनौपचारिक रूप से सीख रहा है, बच्चा बात करके आसपास पड़ोस में अपने दोस्तों से, है ना, बात करके वो क्या सीख रहा है, मराठी भाषा उसको अपने आप आई जा रही है, उसके लिए उसको किसी भी तरह का जोर दबाव नहीं डाला जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, जो भाषा मराठी भाषा है उसको अर्जित कर रहा है, हाँ, और जो अंग्रेजी भाषा है उसको अधिगम कर रहा है, उसको वो सीख रहा है, उसको नियमबद्ध रूप से उसको सिखाया जा रहा है, और जबकि मराठी भाषा को व्यवहारिक रूप से सीख रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ का अंतर है, जो व्यवहार में सीखा जाता है उसको अर्जन कहते हैं और जो नियमबद्ध रूप से सीखते हैं उसको अधिगम कहते हैं। तो जो अब अगला प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न, वो है पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है और वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए है आपके पास दक्षता का स्थानांतरण, यानी दक्षता स्थानांतरण। ऑप्शन बी है परिचित से अपरिचित की ओर जाना। ऑप्शन सी है भाषिक योग्यता। ऑप्शन डी है कौशल स्थानांतरण। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कौशल स्थानांतरण। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो वो अपनी मातृभाषा है उसकी, वो जो है उसकी अंग्रेजी भाषा सीखने में भी मदद कर रही है। अगला प्रश्न हमारा है, आशीष कक्षा 7 का अध्यापक है, उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी है और विद्यार्थियों को 4 समूहों में बांट दिया है। चार के समूहों में बटे शिक्षार्थियों ने यह बोलकर पहेली का हल निकाला है कि वे पहेली हल करने के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पहेली का हल निकाला है, भाषा अधिगम की इस युक्ति से
इस युक्ति को किस रूप से जाना जाना चाहिए, किस नाम से जाना जाना चाहिए? तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, ऑप्शन बी है बोलने के लिए सोचना, ऑप्शन सी है ऊंचे स्वर में बोलना, ऑप्शन डी है समस्या आधारित बोलना। अब जब यहाँ पर है कि तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब तुरंत सोचने से जुड़ा नियम कोई कार्य कर रहा हो, ये सोचना ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। ऊंचे स्वर में बोलना, तो इससे कोई भी हल निकलने वाला नहीं है, यानी यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समस्या आधारित बोलना। अर्थात जो बच्चे हैं वो पहले दी गई पहेली पर मंथन करेंगे, यानी उसके बारे में सोचेंगे, तो जो समस्या होगी उसको उसी आधार पर वो क्या करेंगे, अपने विचारों को प्रकट करेंगे और उसी आधार पे अपनी समस्या का हल भी निकालेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, समस्या आधारित बोलना। अगला प्रश्न है, किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय मुख्य आधार है। ए ऑप्शन है पाठ्य सामग्री शिक्षार्थी के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, बी ऑप्शन है पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में तथा प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए, ऑप्शन सी है पाठ्य सामग्री उस देश की होनी चाहिए जिस देश का शिक्षार्थी निवासी है, ऑप्शन डी है पाठ्य सामग्री उपयुक्त विधा में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पाठ्य सामग्री शिक्षार्थी के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी होता है, जो शिक्षार्थी होता है, तभी अच्छे से सीख पाता है या तभी जल्दी सीख पाता है जब जो भी सीख रहा होता है वो उसके जीवन से संबंधित होता है, या सिखाने का तरीका जीवन से संबंधित होता है उसके। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। ऑप्शन ए संस्कृत नहीं है, प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो शास्त्रीय भाषा नहीं है उसके बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है मलयालम, ऑप्शन है हिंदी। तो यहाँ पर जो शास्त्रीय भाषा नहीं है वो कौन सी है, हिंदी। क्यों, क्योंकि जो हिंदी भाषा है वो किससे बनी हुई है, किससे उत्पन्न है, संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत भाषा शास्त्रीय भाषा है, लेकिन संस्कृत से उत्पन्न हिंदी भाषा हमारी सांस्कृतिक भाषा नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है। भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कार्यविधि आधारित ज्ञान, ऑप्शन बी घोषणात्मक ज्ञान, ऑप्शन सी प्रक्रिया आधारित ज्ञान, और ऑप्शन डी भाषा का व्याकरण। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, भाषा का व्याकरण। जब भी हम किसी भाषा को अर्जित करते हैं या भाषा का अधिगम हमको होता है या भाषा को सीखते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हम कोशिश करते हैं क्योंकि व्याकरण को सीखना है ना, हम भाषा को अर्जित तो कर लेते हैं, लेकिन जब किसी भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होता है तो हम सबसे पहले उसकी व्याकरण को समझते हैं, क्योंकि जो भाषा होती है वो व्याकरण पर आधारित होती है, व्याकरण के नियमों पर वो कोई भी भाषा निर्भर होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की केंद्रीयता क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस बात की पहचान करना कि भाषाएं एकांत में सीखी जाती हैं। ऑप्शन सी है, इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित है। और डी ऑप्शन है, भाषा संप्रेषण के लिए और विचारों के लिए भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि भाषा की केंद्रीयता क्या है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, क्या है, इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित है। देखें, जो अधिगम होता है, जो भी हम चीज़ें सीख रहे होते हैं वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि जो भाषा होता है हमारा वो क्या होता है, एक माध्यम का कार्य कर रही होती है। भाई जब हम किसी चीज़ को सीखेंगे तो किसी न किसी माध्यम से सीखेंगे, तो सीखने का माध्यम का कार्य कौन करता है, हमारा भाषा करता है। इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं, भाषा की केंद्रीयता यही होती है। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो आकलन क्या है। पोर्टफोलियो आकलन क्या है।
कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम का लेख, यहाँ पर होगा आपका अभिलेख। यहाँ पर क्या होगा? अभिलेख होगा हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे ये अभिलेख है। कक्षा में विद्यार्थियों का अधिगम अभिलेख रखना, यह पता लगाना कि विद्यार्थियों को सीखने में कहाँ कमी है। ऑप्शन सी है वार्षिक बोर्ड परीक्षा को समर्थित करना। ऑप्शन डी है आकलन के लिए शिक्षार्थियों को सीखने संबंधी सभी कार्यों का अभिलेख रखना। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना। देखिए जो पोर्टफोलियो होता है वो सिर्फ मतलब कक्षा में विद्यार्थियों को जो अधिगम लेख होता है, यानी जो परिणाम होता है, जो भी कक्षा के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी रिजल्ट होता है, उसको रखना, व्यवस्थित रूप से रखना क्या पोर्टफोलियो कहलाता है, ताकि बच्चे की प्रगति का आकलन किया जा सके कि बच्चा किस गति से प्रगति कर रहा है, सीख रहा है, सीखने की उसकी गति क्या है। इस आधार पे पता लगाया जाता है कि बच्चे की स्थिति क्या है। तो पोर्टफोलियो इसी को कहते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम का लेख रखना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरसरी तौर पर पठन क्या कहलाता है? यानी सरसरी तौर पर पठन क्या है? पाठ्य सामग्री में समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन, विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन, लेखक की मंशा जानने के लिए पठन, पाठ्य सामग्री के आगे का पठन। तो सरसरी तौर पर पठन का अर्थ होता है कि हम जो है जल्दी जल्दी में मतलब एक नज़र देख लिया, ऐसे ही एकदम रिवीजन जैसे पढ़ना। ठीक, तो यहाँ पर है कि सरसरी तौर पर पढ़ना, जब हम किसी चीज़ को जल्दी में पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? तो वहाँ पर क्या है कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कि लेखक की मंशा जानने के लिए पढ़ते हैं। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा कि लेखक की मंशा, यानी कि लेखक ने किस आधार पर कुछ भी लिखा है, तो ये जब जानने के लिए पढ़ते हैं तो वहाँ पर कैसे पढ़ते हैं? सरसरी तौर पर। ठीक है, बाकी पाठ्य सामग्री को समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सोच के मतलब पढ़ेंगे, एक एक शब्दों का अर्थ निकालेंगे और समझेंगे उसको, ऐसे पढ़ाई करेंगे। और विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी विशिष्ट सूचना कहाँ पर दी गई है, तो इसके लिए भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और पाठ्य सामग्री के आगे का पठन तो सरसरी तौर पर नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा कि लेखक की मंशा जानने के लिए जब कोई पढ़ता है तो वो कैसे पढ़ता है? सरसरी तौर पर पढ़ता है। अब ये क्या है कि दक्षता आधारित, अगला प्रश्न हमारा क्या है? दक्षता आधारित पठन किसके बारे में सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना, विद्यार्थी विषय का विशेषज्ञ बन सके इसलिए, शिक्षार्थी समाज एवं कार्यस्थल पर कार्य कर सके इसलिए मतलब दक्षता आधारित पठन, शिक्षार्थी अधिक अंक ला सके। तो इसमें जो मतलब अधिक अंक ला सके तो गलत हो जाएगा, और कार्यस्थल पर कार्य कर सके ये भी गलत हो जाएगा। अब शिक्षार्थी विषय का विशेषज्ञ बन सके, इसके लिए उसे दक्षता आधारित पठन कोई मतलब सक्षम बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना। ठीक है, उसको केंद्रित करने के लिए यहाँ पर क्या है कि सक्षम बनाता है, बनता है नहीं दिया है। मतलब दक्षता आधारित पठन किसके बारे में सक्षम बनाता है? तो सक्षम किस में बनाएगा कि शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना, अर्थात उसे तैयार करना किसके बारे में? विषय वस्तु के बारे में निपुणता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 का अध्यापक राघवन विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप में बोलने के लिए पात्र यानी चरित्र एवं भाषा देता है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाना चाहिए? ऑप्शन है आपके तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, ऑप्शन बी है रोल प्ले, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है भाषा विकास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या? रोल प्ले। जब भी मतलब कि जब शिक्षक उनको क्या दे रहा है, समूहों में बांटता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक देता है और उस पर बोलने के लिए कहता है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रोल प्ले हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस प्रकार से
आयोजित करता है, अपनी कक्षा को इस प्रकार से आयोजित करता है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सके। कौन कौन से? रूपरेखा तैयार कर सके, पहला प्रारूप लिख सके, उसमें सुधार कर सके और अंततः अंतिम प्रारूप तैयार कर सके। यहाँ पर अध्यापक किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है प्रक्रिया आधारित अधिगम, ऑप्शन बी है लेखन का प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन सी है लेखन का उत्पाद आधारित उपागम, ऑप्शन डी है उद्देश्य के लिए लेखन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया आज का अंतिम प्रश्न है, उच्चारण सिखाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है? ऑप्शन ए है सभी शिक्षार्थियों को स्वर विज्ञान पढ़ाना, ऑप्शन बी है शब्दों और ध्वनियों के प्रतिलेखन के माध्यम से पढ़ाना, ऑप्शन सी है विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना, ऑप्शन डी है वर्डों और ध्वनियों को की आपसी संबद्धता दिखाकर सिखाना। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।